यस मैम। ठीक है, बाकी समझ में आ रहा है? विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, ठीक है बेटा, मैं एक बार स्टॉप कर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ये चैप्टर में जितनी भी चीजें डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, सॉल्व हो पा रहे हैं? यस मैम। ठीक है, अभी स्क्रीन विजिबल हो रही है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। सो माय स्क्रीन इज विजिबल, सो लेट्स बिगिन। ठीक है अंकित बेटा, मैं वो चेक करके आपको रिस्पॉन्ड करती हूँ बच्चा। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिमेट्री नहीं दिख रहा क्या? स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन शो ही नहीं हो मैम रही है। पहले विजिबल थी, अब हो गई विजिबल। हो गई? आ गई, आपको स्क्रीन आ गई। अभी आ गया ये क्वेश्चन, आ गया बेटा? यस मैम आ गया। ठीक है, सो इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट सिमेट्री। हम लोगों ने मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री पढ़ा था, उसके एक दो थोड़े से 3D क्वेश्चन और करेंगे। तो आज अंजलि ने मुझे जो बहुत पहले डाउट भेजा था, वो क्यूब वाला डाउट, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा बेटा। सही है? हाँ बताओ, मैं क्लास नहीं ले पाई। हाँ बताओ, कुछ नहीं होता, एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, वो क्लास की अच्छी क्लास थी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना सबसे पहले सबसे इजी तरीका है कि इसको इमेजिन कर लो 2 डायमेंशन में। मतलब इसका मैं टॉप व्यू जो है वो इमेजिन कर लेती हूँ। ये नीचे तुम्हारा पिरामिड है जिसमें 4 हमारे रजिस्टर लगे हुए हैं और 4 ऊपर उसके बने हुए हैं कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं इसको टॉप व्यू में बनाती हूँ तो टॉप व्यू में ये कुछ ऐसा सा दिखेगा ना, स्क्वायर की तरह दिखेगा। मैम स्क्वायर बाय 2 है आंसर। क्या आंसर बोला? नहीं नहीं r by 2। नहीं नहीं नहीं, अभी करेंगे सॉल्व, एक बार थोड़ा आप समझो। इसका टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा, ये एक रजिस्टर आ गया स्क्वायर की शेप में। तब तक बाकी बच्चे भी ड्रॉ करो और ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये दूसरा आ गया, ये हमारे पास तीसरा आ गया, ये हमारे पास चौथा आ गया। और यहाँ पर अगर ये पॉइंट मेरा ओ है तो 4 रजिस्टर कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। यही हो जाएगा ना इसका टॉप व्यू बच्चों? यस मैम। ठीक है, अब तुम्हें निकालना क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हें कौन से 2 पॉइंट के बीच में निकालना है? ये जो है ये तुम्हारा पॉइंट ए है और ये जो है ये तुम्हारा पॉइंट बी है। तो मुझे बता दो कि यहाँ पे कौन सी सिमेट्री लगाओगे? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि सिमेट्री कौन सी लगेगी? मिरर सिमेट्री लगेगी ना? बिल्कुल सही बोला, मिरर सिमेट्री। बिल्कुल सही बोला, मिरर सिमेट्री लग जाएगी। तो मिरर सिमेट्री लगाना और बताना क्या आंसर आएगा। हम 7r/10 आ रहा है इसका। नहीं, एक बार कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो। मिरर सिमेट्री का लगने का क्या मतलब है? ये वाली जो ये जो जॉइंट है ये तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना, बस यही तो होगा। यस मैम। है ना? मिरर सिमेट्री में अब क्या होता है? मिरर सिमेट्री में जिन बच्चों की क्लास मिस हो गई थी, यहाँ पर I1 करंट है तो I1 जाएगा, इसमें I1 जाएगा। यहाँ से अगर I2 करंट जा रहा है तो यहाँ से तुम्हारा I2 करंट जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व भी किया ही था। तो इसका यही मतलब है कि ये जो जॉइंट है इसका कुछ महत्व नहीं है। मेरी आवाज आ रही है बच्चों सबको? यस मैम। ठीक है, कुछ बताओ दिक्कत वगैरह आ रही हो तो बेटा एक बार रिफ्रेश कर लेना, वरना मुझे बता देना, मैं रिफ्रेश कर लूंगी। सही है। मिरर सिमेट्री में हम लोगों ने क्या देखा था कि करंट दोनों साइड पे जो भी रहता है 8r/15 आ रहा है आंसर। मैम 7r/15 आ रहा है। चलो एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत रह गई हो। ये समझ में आया? ये वाला डायग्राम जो बना हमारा, अब ये वाला जो जंक्शन है ये हट जाएगा यहाँ से, यही होएगा ना। अगर इसका मैं नेट डायग्राम बनाऊंगी तो क्योंकि करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से जा रही है कि ये हमारा जो जंक्शन है वो हट जाएगा। तो जंक्शन जैसे ही हटेगा मेरे पास 2 रेजिस्टर कुछ ऐसे आ गए और यहाँ पर भी 2 रेजिस्टर 8r/15 आ रहा है ना। मैं भी वही बोल रही थी, 8r/15 आया था मेरा। अब इसका अगर तुम मीन निकालोगे तो ये दोनों जो है वो पैरेलल में है, एक आर है और ये दोनों तुम्हारे सीरीज में है, आर और आर। सो बेसिकली यू आर हैविंग आर एंड 2r इन सीरीज, सॉरी आर एंड 2r इन पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट तुम्हारी कितनी आ जाएगी? r इंटू 2r अपॉन r प्लस 2r। तो ये हो जाएगा 2r/3। तो नाउ योर सर्किट हैज रिड्यूस्ड फर्दर। नाउ ऑल यू आर हैविंग इज ऊपर और नीचे तो 2r/3 है तुम्हारे पास। दिस इज 2r/3, दिस इज r, दिस इज ऑल्सो r एंड दिस इज 2r/3। इस तरीके का सर्किट बन गया। यस मैम। तो अब कैलकुलेट करोगे तो यार 8r/15 आया ना सही आंसर? यस मैम, 8r/15 है ना? आ रहा है। अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये तुम्हारा सीरीज में हो जाएगा, तो 2r अगर इसमें ऐड करेंगे तो 8r/3 बन जाएगा ना ऊपर। 8r/3 और 2r/3 फिर तुम्हारे पैरेलल में आ गए। यस मैम। इसका मतलब है तुम्हारा अब सर्किट क्या बन गया? 2r/3 नीचे
2r/3 sorry 8r/3 ऊपर और 2r/3 नीचे. So here when you calculate the final answer तो तुम्हारा r equivalent की वैल्यू आ जाएगी 8r/3 multiplied by 2r/3 divided by 8r/3 plus 2r/3. तो एक बार सब बच्चे कैलकुलेट करो. मेरा जो आंसर आया था दैट वाज 8r/15. सही है? इज दिस ओके? Yes, ma'am. चलूं आगे? Yes, ma'am. ठीक है. अब ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा टाइम लेकर सॉल्व करेंगे. थोड़ा लंबा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो तुम्हारा जो हमने कॉमन पोटेंशियल वाला तरीका सीखा है उसी से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, कॉमन पोटेंशियल वाला जो तरीका देखा है ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम तो उसी से सॉल्व हो जाएगा. एक दो केसेस में इसके हम जो लास्ट वाला केस है फेज डायगोनल वाला उसमें हम मिरर सिमेट्री का भी यूज करेंगे. इसलिए ये क्वेश्चन में सिमेट्रिकल सर्किट की बात करवा रही है. ठीक है, तो यहाँ पे तुमने क्या बोला? 12 रेजिस्टर्स ईच हैविंग अ रेजिस्टर R आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्यूब. फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो यार क्यूब बना दिया है इन लोगों ने बहुत ही सारे ये मल्टीपल रेजिस्टर्स यूज करके. तो मैं खाली एक क्यूब ड्रॉ कर रही हूँ. तुम समझ लेना कि ये क्यूब की सारी जो ब्रांचेस है उनके अंदर एक रेजिस्टेंस तुमने लगा रखी है. सही है? इज दिस ओके? Yes, ये ma'am. अगर तुम्हारे पास क्यूब है तो अब इस क्यूब की ना तुमने सारी की सारी ब्रांचेस में ऐसे 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 करके रेजिस्टेंस कुछ लगा रखी है. तो 12 रेजिस्टर का सिस्टम बन जाएगा. ठीक है, और सारी की सारी रेजिस्टर्स हमको इक्वल गिवन है. इस तरीके से तुम्हारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो प्रोसीड कर रहा है. अब तुमसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं कि अलोंग द बॉडी डायगोनल अगर मैं 2 पॉइंट बना दूं. बॉडी डायगोनल मतलब जो लंबी वाली डायगोनल होती है उसके अलोंग क्या रेजिस्टेंस होएगी, अलोंग एन एज क्या रेजिस्टेंस होएगी और अलोंग द फेस डायगोनल क्या रेजिस्टेंस होएगी. ये सारी चीजें हमें इस केस में कैलकुलेट करनी है. क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, तो चलो एक बार अब मैं इसको रीड्रॉ कर रही हूँ और खाली क्यूब बना रही हूँ. तुम ये अपने आप अपनी कॉपी में जब ड्रॉ करोगे तो चाहे सबके बीच में एक रेजिस्टेंस भी बना लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है. मैम इसके फर्स्ट पार्ट का 5r/6 आएगा. इसके फर्स्ट पार्ट का 5r, हाँ बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड. 5r/6 आएगा, बिल्कुल सही. कैसे किया? मैम वहाँ पे एक मतलब इक्वेशन का रखा था मैंने. अच्छा होता है नहीं. ठीक है, चलो पहले कर रखे है ना ऐसे क्वेश्चन. Yes, तो ठीक है, Yes, फिर ma'am. समझ में आ जाएगा. अब इसको करने का ना तरीका पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये 1 है, ये 2 है, ये सपोज मेरा 3 है, ये मेरा 4 है. सारे के सारे पॉइंट्स को लेबल कर रही हूँ बस. दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8. ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 4 तो बॉडी डायगोनल है. यू आर हैविंग 4 बॉडी डायगोनल. बॉडी डायगोनल का क्या मतलब होता है? कौन कौन सी बॉडी डायगोनल है बताना. मैम वो जो 3 से 8 जाएगा, 4 से 7 और 5 से 2 और 1 से 6. ठीक है, 1 से 6 के बीच में एक बन रही है, दूसरी बन रही है 2 और 5 के बीच में. Yes, ma'am. ठीक है, तीसरी बन रही है तुम्हारी 3 और 8 के 3 बीच, और 8 के बीच 4 और में. 7 के बीच 7 में के बन बीच रही में. है. तो सबसे पहले हम ये बॉडी डायगोनल के अलोंग निकाल लेते हैं. मैं कंसिडर कर रही हूँ 1 और 6 वाली बॉडी डायगोनल. ठीक है, कंसिडर बॉडी डायगोनल. यही वाला डायग्राम मैं सब तीनों के तीनों केसेस में यूज कर लूंगी. कंसिडर बॉडी डायगोनल 1 एंड 6. Yes, ma'am. 1 से 6 तक जा रहा है मेरा मामला. ठीक है, ये सही है. Yes, ma'am. ठीक है, अब तुम एक बड़ी सी सिंपल सी चीज समझो. इसमें ना कॉमन पोटेंशियल वाला एक लॉजिक यूज करेंगे हमारा. अगर मैं 1 से 2 तक जा रही हूँ देन आई एम गोइंग अलोंग एन एज. Yes, ma'am. कैन यू गाइस सी दिस? सो लेट मी रिप्रेजेंट इट डायग्रामेटिकली. अगर मैं 1 से लेकर 2 तक जा रही हूँ तो आई एम गोइंग अलोंग एन एज. ठीक है, ये चीज सबको दिख रही है. अगर मैं 1 से 4 पे जा रही हूँ तब भी मैं एज के अलोंग जा रही हूँ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अगर मैं 1 से 4 पे जा रही हूँ तब भी मैं एज के अलोंग जा रही हूँ. ठीक है, आई एम गोइंग अलोंग एन एज. और अगर मैं 1 से 8 पे जा रही हूँ तब भी मैं एज के अलोंग जा रही हूँ. Yes, ma'am. और अब यही सारा रिलेशन तुम थोड़ा 6 से देखो कि 6 के साथ में क्या हो रहा है. अगर मैं 6 वाले पॉइंट के कंपैरिजन में देखूं इसको, अगर मैं 6 से 2 पे जाऊंगी तो फेस डायगोनल के अलोंग जा रही हूँ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? इफ आई एम गोइंग फ्रॉम 6 to 2 देन आई एम गोइंग अलोंग अ फेस डायगोनल. फेस डायगोनल के अलोंग जाएंगे. अगर मैं 6 से 4 पे जाऊंगी तो ये भी तो फेस डायगोनल बन रही है. Yes, ma'am. है ना? तो 6 से 4 पे जा रही हूँ तो भाई ये भी फेस डायगोनल बन रही है. एंड सिमिलरली अगर मैं 6 से 8 पे जाऊंगी तो ये भी तो फेस डायगोनल ही बन रही है. तो Yes, सारे ma'am. के सारे सिचुएशन में ये कॉमन पोटेंशियल के पॉइंट नहीं आ जाएंगे 2, 4 और 8. Yes, ma'am. तो दीज पॉइंट्स मस्ट बी एट द सेम पोटेंशियल. क्योंकि जो भी मेरा पाथ बन रहा है इन दोनों के बीच में, फर्स्ट और 6 के बीच में मुझे अपना आंसर निकालना है. तो उन सब के बीच में जो भी पाथ बन रहा है वो सारा सेम ही तरीके से तो बन रहा है, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 8 हो. ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, चलो 2, 4, 8 तो हमारे डन हो गए.
अब यार मैं यही सेम डायग्राम एक बार आगे वाली स्लाइड में बनाती हूँ, थोड़ा सा इसमें यही डायग्राम हमारे काम आएगा, मैं बता रही हूँ पूरे के पूरे सिचुएशन में। तभी ना मैंने इसको सिंपल क्यूब के फॉर्म में ही ड्रॉ कर दिया था, ताकि इसमें अगर मैं रजिस्टर बार बार बनाती तो बड़ा ही टाइम लग जाता। ठीक है, अब इसको भी नंबर करना पड़ेगा, 1 2 3। मैम स्क्रीन स्टक है। रिफ्रेश कर रही हूँ, पहले क्यूब बना लूं फिर रिफ्रेश कर दूंगी, फिर तुम्हें एकदम से ऐसा दिखेगा कि क्यूब प्रकट हो गया। ये ना मेरे लिए तो अच्छा ही है। अभी आ गया? यस मैम आ गया। ठीक है, अब यही सेम एनालिसिस में बाकी बचे हुए पॉइंट्स पे भी करूंगी। यही सेम एनालिसिस जो हमने पहले किया है, वही सेम एनालिसिस में बचे हुए पॉइंट्स पे भी करूंगी। सपोज मैं 1 से 3 पे जाती हूँ, अगर मैं 1 से 3 पे जाती हूँ तो आई एम मूविंग अलोंग द फेस डायगोनल। ठीक है, आई एम मूविंग अलोंग द फेस डायगोनल, सही है। और कौन कौन से पॉइंट बचे हैं मेरे? अगर मैं 1 से 5 पे जाती हूँ तब भी फेस डायगोनल के अलोंग मूव कर रही हूँ। Yes, ma'am. यस और मैम। अगर 1 से 7 पे जाऊंगी तब भी फेस डायगोनल ही तो है। और यही सेम एनालिसिस मैं 6 के साथ भी देख सकती हूँ। Yes, अगर ma'am. मैं 6 से 3 पे जाती हूँ तो ये एज है, तो ये एज के अलोंग हो गया। अगर मैं अब जा रही हूँ 6 से 3 तो हो गया मेरा, 6 से 5 के अलोंग जा रही हूँ तो ये भी मेरा एज के अलोंग ही है। Yes, ma'am. एंड इफ आई एम गोइंग फ्रॉम 6 to 7 देन दिस इज आल्सो अलोंग एन एज। तो यहाँ से हमें एक और पॉइंट क्या समझ में आ गया, दैट पॉइंट्स 3 5 7 शुड आल्सो बी एट द सेम पोटेंशियल। पॉइंट्स 3 5 7 आर एट सेम पोटेंशियल। अब हो जाएगा क्वेश्चन? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे भाई, कैसे सॉल्व करोगे? ये नो चारों के चारों पॉइंट बना फोल्डिंग सिमेट्री लगाएंगे। सिमेट्री यहाँ पे लगनी मुश्किल है, सिमेट्री से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए ये तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है। लेट मी से दैट द सेकंड पॉइंट इज 2 4 8। 2 4 या 8 के बीच में जो भी है वो मेरा रजिस्टर में यहाँ पे लगा दूंगी। फाइनल मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 5 और 7, और इसके बाद लास्ट है मेरे पास 6। अब इसको फिल इन कर दूंगी मैं पूरे के पूरे को। कैसे? 1 और 2 के बीच में खाली एक ही रजिस्टर है, यस मैम। तो मैंने एक रजिस्टर बना दिया। 1 और 4 के बीच में भी एक ही रजिस्टर है और ये सारे इक्वल पॉइंट पे है, तो यहाँ पर एक रजिस्टर कुछ ऐसे आ जाएगा। यस एंड मैम। 1 और 8 के बीच में भी अगर मैं देख रही हूँ तो एक ही रजिस्टर आएगा कुछ इस तरीके से। Yes, ma'am. सही है, Yes, ma'am. ऐसे आगे भी कंटिन्यू कर लो भाई। दिस इज 2 4 8 2 4 8। ठीक है, ऐसे यही सेम एनालिसिस में आगे करूंगी। कैसे? अब अगर मैं 2 और 4 के बीच में देखूं तो 2 और 4 के बीच में, सॉरी 2 और 4 बोल रही हूँ, अगर मैं 2 All three. और 3 के बीच में देखूं तो एक रजिस्टर तो यहाँ पर आ जाएगा। Yes, ma'am. Yes, यस मैम। ठीक है, और यहाँ पर 2 और 7 के बीच में भी तो एक रजिस्टर आएगा। यस मैम। यस मैम। 2 और 3 और 2 और 7 की वजह से 2 रजिस्टर आएंगे। तो अगर तुम यहाँ पर ये पूरा कॉम्बिनेशन बनाओगे ना तो 6 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। yes, तो पहला तो तुम्हें मैंने दिखा दिया कि 2 और इसके बीच में बन रहा है, 2 और 7 के बीच में बन रहा है, और 2 और 3 के बीच में बन रहा है। अब 4 से देख लो, 4 से देख लो, 4 और 3 के बीच में एक बनेगा, यस 4 और मैम। 3 के बीच में एक बन जाएगा, 4 और 5 के बीच में एक बनेगा। Yes, ma'am. तो एक और आ गया, एक और आ गया। उसके अलावा अब 8 के रिस्पेक्ट में देख लो, 8 और 5 के बीच में एक बनेगा और 8 और 7 के बीच में एक बन जाएगा रजिस्टर। तो यहाँ पर 6 रजिस्टर आ गए ना मेरे पास। Yes, ma'am. yes, ma'am. ठीक है, अब हम आगे चल लेते हैं। ये जो 3 5 7 और 6 के बीच में है उसमें देख लो, 3 और 6 के बीच में एक है, Three resistors हाँ। आ जाए। 6 और 5 के बीच में भी एक ही है और 6 और 7 के बीच में भी एक है। तो यहाँ पर भी मेरे पास 3 रजिस्टर 3 रजिस्टर आ जाएंगे। निकल जाएगा। अब तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के यस बताओ। मैम। 5 5 by 6। वेरी गुड, 5r/6 इज द राइट आंसर। अब तुम इसको निकाल सकते हो ना, कैसे निकालोगे भाई? तुम्हारे ये हाँ 3 रजिस्टर तो पैरेलल में है तो वो r/3 हो जाएंगे। बचे हुए 6 रजिस्टर जो पैरेलल में है वो r/6 हो जाएगा, और फाइनली जो तुम्हारा रजिस्टर है दैट विल बी r/3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि r इक्विवेलेंट की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएंगी? इन तीनों को सम कर दो, 5r/6 वैल्यू आ जाएगी। So this is an expression which you guys have understood. You guys can remember this as well, that this is along the body diagonal, along the Ma'am. body diagonal of a cube. हाँ बेटा, मैम जिस बुक में मतलब मैंने देखा था ना, उन्होंने डायगोनल्स के अलोंग एक अपने मन से एक वोल्टेज की बैटरी लगा दी थी, उसके बाद करंट को डिवाइड किया था, उसके बाद हाँ तो वो भी सही है, वो भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो वाला मेथड भी सही है, उसमें थोड़ा किरचॉफ लॉ का यूज हो जाएगा। मुझे ये वाला मेथड थोड़ा ज्यादा इजी लगा, कॉमन पोटेंशियल वाला मेथड। मैंने भी वो वाला मेथड देखा था, ये वाला मेथड मुझे लगा तुम लोगों को इससे और अच्छे से समझ में आएगा। ओके मैम।
सही है, वो वाला यही तरीका सही भी है। सही है। जो मेथड तुम्हें अच्छा लग रहा है वो मेथड यूज कर लो। यही सेम मेथड तुम्हारा कैपेसिटर में भी बन जाएगा। अगर यही सेम डायग्राम में कैपेसिटर में बना दूं तो बता दोगे ना नेट वैल्यूज की। वहां पे Yes. 3C 6C और 3C हो जाएंगे। तो ये तुम्हारे बस मतलब पैरेलल में होते हैं तो ऐड हो जाता है ना। तो 3C 6C और 3C हो जाएगा। उसको फिर तुम सीरीज में कर दो। सही है। तो अलोंग द बॉडी डायगोनल वाला पार्ट क्लियर है। चलूं Yes. आगे? Yes, ma'am. ठीक है। ना अब Yes, यही ma'am. सेम चीज हम सेकंड केस हमारा क्या था, अलोंग एन एज। अलोंग एन एज हमें निकालना है। तो यही वाला सेम एनालिसिस हम एग्जैक्ट वाला यूज करेंगे। तो अलोंग एन एज के लिए भी मैं वही क्यूब का डायग्राम सेम बना रही हूँ। ये बता रही हूँ कि क्यूब का डायग्राम हमारे सबसे ज्यादा काम आएगा। ठीक है। अगर किसी और बुक में कोई और तरीका भी दिखता है तो अब तुम्हें सारे के सारे लॉज वगैरह पता है और कोई नया लॉ निकल के नहीं आना। तो तुम सारे के सारी चीजें इन लॉज से सॉल्व कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको ना मैं चाहे तो पहले करवा सकती थी, पर मुझे खाली ये लगा कि पहले करवाऊंगी तो फायदा थोड़ा कम है। सो आई एम कंसिडरिंग दी एज 1 और 2। मैं 1 और 2 के बीच में निकाल रही हूँ वोल्टेज। मतलब 1 और 2 मेरे जो पॉइंट्स हैं वो मैं देख रही हूँ। तो उसी तरीके से हम लोग चलेंगे। अब इसमें भी तुम सारे पॉइंट्स देख लो। 1 से 8 कनेक्टेड है और 1 से 4 कनेक्टेड है ना। ये चीज हमें दिख रही है। 1 Yes, से 8 ma'am. कनेक्टेड है और 1 से हमारा 4 कनेक्टेड है। 8 कनेक्टेड है और 4 कनेक्टेड है। तो अगर मैं 8 पे जा रही हूँ और 4 पे जा रही हूँ, मैं एज के अलोंग जा रही हूँ, Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना। और अगर मैं 2 से इन पॉइंट के अलोंग जाऊंगी, अगर मैं 2 से इन पॉइंट पे जाऊंगी तो मैं डायगोनल के अलोंग जाऊंगी, फेस डायगोनल के अलोंग, फेस डायगोनल के अलोंग जाऊंगी। सो दिस मींस दैट 8 एंड 4 विल बी एट द सेम पोटेंशियल। Yes, ma'am. ठीक है। 8 and 4 are at the same potential. Similar thing I can do with other points as well. Let me go from 1 to 7 and let me go from 1 to 3. ठीक है। जो भी आसपास के पॉइंट्स हैं वो देख लो ना यार। तो इन पे देख लो कि मैं यहाँ पर फेस डायगोनल से जा रही हूँ और अगर 2 से जाऊंगी, 2 से जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी, एज पे। सही है। ये भी चीज सही है। Yes, ma'am. ठीक है। तो भाई इतनी ही चीज यूज करके आइडली तुम्हारा एक गंदा सा डायग्राम बन जाना चाहिए। एक बार ट्राई करो डायग्राम बनाने की। इतनी ही चीज यूज करके तुम्हारा एक गंदा सा डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ से मुझे 2 पॉइंट जो पता चल गए वो क्या पता चले, 8 and 4 आर एट सेम पोटेंशियल। 8 and 4 आर एट सेम पोटेंशियल। और दूसरा पॉइंट क्या पता चला मुझे, दैट 7 and 3 आर एट सेम पोटेंशियल। 7 and 3 आर एट सेम पोटेंशियल। 7 and 3 आर एट सेम पोटेंशियल। ठीक है। तो यहाँ तक कर लिया नोट डाउन, आगे बढ़ू? Ma'am, एक second. हाँ, ये नोट डाउन कर लो। इसी वाली इंफॉर्मेशन से तुम्हारा डायग्राम बन जाएगा। 5 को अलग पॉइंट मान लो, 6 को एक अलग पॉइंट मान लो। ट्राई करो कि इसके बीच में निकालो कि क्या हो रहा है। इसी से तुम्हारा आंसर बन जाना चाहिए। कर लिया बच्चों? Yes, ma'am, हो गया. ठीक है। नाउ लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन। बोल तो रही हूँ मैं, क्यूब ड्रॉ कर करके मुझे रट जाना चाहिए, तुम लोगों को भी रट जाना चाहिए कि पॉइंट्स कहाँ कहाँ थे, कौन कौन से। और तुम लोग देखना हर स्लाइड में मेरा क्यूब ऐसे कुछ अलग दिख रहा होगा। सो दैट इज ऑल्सो अ टैलेंट विच इज नॉट देयर इन एवरीवन। So 1 2 3 4. We have 1 2 3 and this is 4. Then we have 5 6 7 8. Then we have 5 6. We have this was 7 and 8. मैम स्क्रीन पॉज होगी। Screen pause, right? एक second बच्चा। आ गई बेटा? यस मैम। सही है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, जो मैं इस एनालिसिस को यूज करने के लिए करूंगी, लेट मी मेक सम पॉइंट्स हियर। दिस इज 1 and 2। देन हमने अभी देखा था कि 4 और 8 पे पोटेंशियल सेम है। एंड हमने ये भी देखा था दैट 3 और 7 पे पोटेंशियल सेम है। 5 और 6 का मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो 5 और 6 को मैं 2 अलग पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ट्राई टू ड्रॉ दी रेजिस्टेंसेस बिटवीन ऑल ऑफ दीज। ट्राई टू ड्रॉ दी रेजिस्टेंसेस बिटवीन ऑल ऑफ दीज। वी कैन सी दैट 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस लाई करेगा ही करेगा। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद 1 और 4 के बीच में एक लाई करेगा, 1 और 8 के बीच में एक लाई करेगा। दे विल बी इन पैरेलल विद वन अनदर, Yes, ma'am. right? Ma'am. So basically what I am having is I am having something like this. सही है। इसके बाद अब चल लेते हैं 4। अगर मैं 4 से 5 पे जाऊंगी तो एक रेजिस्टर आएगा, Yes, 8 ma'am. से 5 पे जाऊंगी तो एक और रेजिस्टर आएगा, एंड दीज विल आल्सो बी इन पैरेलल विद वन अनदर।
दिस इज ऑल्सो ओके, Yes, ma'am. यहाँ तक मैम सबको 8 और दिख रहा है? 5 और 8 और 5, और देखो 4 से 5 पे जाओगे तब भी एक रजिस्टर आएगा, और 8 और 5 से भी एक रजिस्टर आएगा, एंड दीज टू रजिस्टर्स विल आल्सो बी इन पैरेलल विद वन अनदर। कॉमन पोटेंशियल है ना, ठीक है, Yes, ma'am. दिखी Yes, ना ये चीज। उसके बाद आ जाओ 5 और 6 के बीच में तो एक रजिस्टर है ही है। Yes, ma'am. अब आ जाओ 6 से 3 और 6 से 7 के बीच में। 6 से 7 के बीच में एक रजिस्टर है, 6 से 3 के बीच में एक रजिस्टर है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल में। Yes, ma'am. कुछ इस तरीके से मामला बन रहा है। उसके बाद आ गया 3 और 7 और 2 के बीच में जाओगे तो वही ये पैरेलल सर्किट ही तो बन जाएगा सेम। Yes, ma'am. मैम Yes, 2 4 और 8 तो इक्वल 4 आ रहा है। है ना कौन से? मैम 2 4 और 8 नहीं नहीं, 2 4 और 8, 2 के और 1 के बीच में तो आपको निकालना है ना आंसर क्या है। 8 और 4 हमारे सेम पोटेंशियल पे आए थे, 2 और 4 और 8 का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 1 और 2 के बीच में तो हमें निकालना है। निकाल रहे हैं, मुझे लगा फेस डायगोनल पे निकाल। नहीं नहीं, ये तो हम उस पर निकाल रहे हैं, एज के अलोंग निकाल रहे हैं। फेस डायगोनल पे तो निकालेंगे तो मैं मिरर सिमेट्री का यूज कर लूंगी वहां पे, तो सही है। इसको तो सॉल्व कर लोगे तुम लोग, Yes, ma'am. यस ठीक है। एक बार सॉल्व करो, मुझे मैम आंसर इसमें बताओ। तो 10 ही रेजिस्टेंस है, 12 आंसर है। 4 आ रहा है। अच्छा हाँ, ये 4 और 8 और 3 और 7 के बीच में भी तो आएगा। अब बिल्कुल सही क्वेश्चन बोला बेटा आपने, रुको डायग्राम मॉडिफाई कर देती हूँ, ठीक है। ऐसी गड़बड़ पेपर में हमें नहीं करनी है, क्लास में चल जाएगी। हाँ, अब 4 और 8 और 3 और 7 भी तो देखो। 4 is connected to which one? 4 is connected to 3 and 8 and 7 are connected to each other। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल पे है, तो दो रेजिस्टर यहाँ पर भी तो पैरेलल में आ जाएंगे ना। सही है, बन गए अब 12। Yes, ma'am. ठीक है, अब एक बार इसकी नेट रेजिस्टेंस तुम लोग निकाल सकते हो। अब इसकी नेट रेजिस्टेंस तुम लोग निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई? ये तो सारे के सारे आर 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 के हैं, तो R/2 बन जाएंगे ना। Yes, ma'am. ये बीच वाले भी R/2 जा रहा है. सारे के सारे R/2 के फॉर्म में आ जाएंगे। Yes, तो ma'am. तुम्हारे पास बेसिकली बचेगा क्या? ये नीचे तो तुम्हारे पास हम एक 7R/12 आ रहा है। हाँ, 7R/12 इज द राइट आंसर, यस मैम है ना। नीचे तुम्हारे पास एक R बन गया, ऊपर तुम्हारे पास एक R/2 आ गया, उसके बाद तुम्हारे पास एक और R/2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर तुम्हारे पास एक ये R आ गया, फिर यहाँ पर तुम्हारे पास दो रेजिस्टर आएंगे, दोनों R/2, और इन दोनों के बीच में एक तुम्हारा रेजिस्टर आएगा जिसकी वैल्यू तुम्हारी R/2 के बराबर होगी। तो ये देख लो ना, R/2 R और R/2 तुम्हारे सीरीज में होंगे और ये R/2 के साथ पैरेलल में हो जाएगा, यस मैम। है ना। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगी तो ये R एज इट इज बना रही हूँ, ये R/2, ये R/2 है, ये R/2 है, ये R है, दिस इज ऑल्सो R/2, एंड ये जो R/2 वाला सर्किट है इसके साथ R/2 प्लस R/2 प्लस R इज इन पैरेलल, सो दैट मींस 2R इज इन पैरेलल। So now तो you guys can solve it very simply. Yes. ठीक है, दिख रहा है ना? हम 7R/12। हाँ, 7R/12 is the right answer. Very good बच्चा। मैम हाँ बेटा। मैम आपने बताया कि जैसे कि ये जो 4 और 8 है ये 1 के साथ एज में है और उसके साथ फेस डायगोनल में, तो मैम ये सेम पोटेंशियल पे फिर कैसे आ गए ये बता दो। बेटा ये सेम पोटेंशियल पे हम वो चीज कर लेते हैं ना कि अगर कनेक्शन हमारा सेम है तो यहाँ पर करंट वाली चीज से इमेजिन करना है, तो करंट वाली चीज से इमेजिन कर लो कि यहाँ पे जो करंट जाएगा वो सेम तरीके से जाएगा, तो सब पे पोटेंशियल सेम होगा ना। क्योंकि अगर आप अपने सर्किट में देखो कि पोटेंशियल और करंट कैसे ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पर ये वाले जो दोनों पॉइंट्स है 4 और 8, इसमें एकदम एग्जैक्ट तरीके से ट्रैवल कर रहा है, सर्किट हमारा पूरा सिमेट्रिक है, सो दैट इज व्हाई इन दोनों पे तुम्हारा पोटेंशियल सेम आ जाएगा। अच्छा मैम, मतलब आपने सिमेट्रिक से बताया ये। सिमेट्री से मान लो या फिर करंट की डिवीजन से मान लो, जो करंट वाला डिवीजन वाला मेथड है उससे भी अगर तुम देखोगे तो एक तरीके से 1 से अगर हम 4 पे जा रहे हैं तो एक कुछ करंट जाएगा, 1 से 8 पे जा रहे हैं तो एक कुछ करंट जाएगा। फिर ये वाला जो करंट है ये तुम्हारा दो तरीकों से स्प्लिट हो जाएगा, 5 और 7 में, 4 से भी दो तरीकों से स्प्लिट हो जाएगा, उसके बाद ये करंट मिलके तुम्हारे पास 6 पे पहुंचेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि क्योंकि इतनी सिमेट्री चल रही है तो 4 और 8 पे तुम्हारा बिल्कुल सेम तरीके से पूरा का पूरा सर्किट प्रोसीड कर रहा है, तो इन पे तुम्हारा जो पोटेंशियल होगा ये सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स बन जाएंगे। ओके मैम, ठीक है। ठीक है बेटा। अब इसका आंसर निकालने के लिए तब कुछ नहीं करना, अब R और 2R को जब उसमें करोगे तो क्या आ जाएगा? R इक्विवेलेंट तुम्हारी कितनी हो जाएगी? R इंटू नहीं क्या था, R/2 और 2R था ना, R/2 2R डिवाइडेड बाय R/2 प्लस 2R, तो मेरा जो इसका आंसर आया था दैट वाज 2R/12। हाँ, 7R/12 इज द फाइनल आंसर व्हिच इज करेक्ट। अब क्या हो गया तुम्हारे पास, एक तरीके से सर्किट तुम्हारे पास कैसा बन गया कि नीचे तो तुम्हारा एक R लगा हुआ है,
यही सेम एनालिसिस कैपेसिटर में भी चल जाएगा, उसमें तो बल्कि इजी और हो जाता है, वो पैरेलल वाला सर्किट जो है उसकी वजह से। ठीक है, दिस इज R/2, दिस इज R/2, ये जो ऊपर वाले की वैल्यू है वो अभी हमने 2R/5 निकाली है, इसकी वैल्यू R है। तो अब ये तीनों तुम्हारे सीरीज में हो जाएंगे, Yes, ये ma'am. तीनों तुम्हारे सीरीज में हो जाएंगे। तो जब इसको कनेक्ट करोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, नीचे बचेगा R, ये है 1 और 2 के बीच में, दिस इज R, एंड इसके साथ तुम्हारा पैरेलल में आ जाएगा 7R/5. 7R/5 is in parallel. So when you do the analysis, तो अब तुम्हारे पास जो R equivalent बनेगी, that will be 7R/5 multiplied by R divided by 7R/5 plus R. तो ये गंदी सी कैलकुलेशन अब तुम लोग कर लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है, बाकी कल ही होगी क्लास में सब बच्चों ने। इसका आ जाएगा 7R/12। सही है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलूं आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, अब फाइनल केस जो हमें निकालना है वो किसका निकालना है? फाइनल केस वी हैव टू कैलकुलेट अलोंग Face diagonal. द फेस डायगोनल। ठीक है, तो लेट अस डू दैट एज वेल, अलोंग द फेस डायगोनल निकालना है। यहाँ पर हम सिमेट्री, पोटेंशियल वाले से ना थोड़ी कंफ्यूजन हो जा रही है इसमें। ठीक है, कौन से मेथड से किया है आपने? मैम वो इक्वल पोटेंशियल लेके, क्योंकि मैम 4 पॉइंट एक जैसे हो जाएंगे ना फिर तो। इस वाले केस में? यस मैम, अगर हाँ, तो ये वाला वैसे नहीं करेंगे, ये वाला और इजी तरीके से करेंगे ना। मैं तुम्हारे लिए सारे इजी तरीके निकाल के लाई हुई हूँ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तभी मैंने इसके पहले सिमेट्रिकल सर्किट पढ़ा दिया था। ये वाला हम कर देंगे सिमेट्री से सॉल्व। सही है, उसमें तो फिर इक्वल पोटेंशियल पॉइंट वाली दिक्कत नहीं आएगी ना। Yes, ma'am. ठीक है, ये वाला हम सिमेट्री से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्यूब बना लो, ये क्यूब बनाना हमारे लिए सबसे जरूरी काम है। वही सारे सेम पॉइंट्स हैं, अगली बार मैं ये ऐसा क्यूब जो है वो बना के रख लूंगी प्रेजेंटेशन में। इतनी बार क्यूब बनाना पड़ा है आज तो मेरे को। 1 2 3 4, देन वी हैव 5 6 7 एंड 8। सही है ना बेटा? अब फेस डायगोनल कौन सी लोगे? फेस डायगोनल 1 फेस 1 और डायगोनल 4. 1 और 5. हाँ 1 और 3, अरे 1 और 4 कहाँ से फेस डायगोनल है? 1 और 5. 1 और 3 है ना फेस डायगोनल। यस मैम, वो भी और 1 और चलो 5 मैं 1 है. और 3 ले रही हूँ। ठीक है, मैं 1 और 3 के बीच में निकाल 1 लो, और तुम्हें 7. जिसके भी बीच में निकालना है निकाल लो। सो आई एम कंसिडरिंग 1 and 3 हियर। तो अब यहाँ पर तुम्हारी बेटा मिरर सिमेट्री आ जाएगी कुछ। ठीक है, इस तरीके का मिरर इमेजिन करो। ये 1 और 3 के साथ में ना ये दिख रहा है, एक पूरा प्लेन बन रहा है 1 3 6 8। Yes, ma'am. इमेजिन मिरर इन 1 3 6 8 प्लेन, तो हो जाएगी ना मिरर सिमेट्री, आगे भी सेम पीछे भी सेम। Yes, ma'am. और मिरर सिमेट्री में अब क्या होता है, मिरर सिमेट्री के अंदर हम लोगों ने एक और चीज पढ़ रखी है कि मिरर सिमेट्री में जहाँ से जो, जाएगा वो सभी चलो ठीक है. हाँ, जो हमारा सर्किट वहां पर लाई कर रहा होगा, जो भी हमारा रेजिस्टर उस वाले केस में लाई कर रहा होगा, वो वाला रेजिस्टर हम देखेंगे ही नहीं। Yes, ma'am. ठीक है, इसको ना और अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए लेट मी चेंज इट। सॉरी, हम ये वाला प्लेन तो नहीं ले सकते, हमें इसके परपेंडिकुलर प्लेन लेना पड़ेगा ना बच्चों। हाँ, ये वाला प्लेन नहीं आएगा, बता रही हूँ मैं एक बार फिर से। आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस अगेन। मिरर सिमेट्री में हम कौन सा प्लेन लेते हैं? विच इज परपेंडिकुलर टू द सिलेक्टेड एक्सिस, which is perpendicular to the selected axis, we have to consider that plane ना। तो 1 और 3 के परपेंडिकुलर हो जाएगा तुम्हारा इस तरीके से एक प्लेन जो बनेगा। Ma'am, screen stuck है. एक सेकंड रखना। ठीक है, 1 और 3 से परपेंडिकुलर एक्सिस अगर हम इसका बाइसेक्ट करते हुए इसको देखेंगे तो कुछ इस तरीके का एक्सिस बनेगा, है ना? अब विजिबल हो रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा डॉट वगैरह भी बना दूं, इस तरीके का एक प्लेन बन गया, है ना? अब इसके जितना पीछे सर्किट है उतना ही आगे सर्किट है। अब ये हमारा मिरर सिमेट्री का प्लेन बन रहा है। सो दिस इज 2 4 5 7 वाला प्लेन, 2 4 5 7 वाला प्लेन दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब मिरर सिमेट्री के अंदर हम एक बड़ी कूल चीज कर देते हैं कि मिरर सिमेट्री में जो भी तुम्हारे एक्सेस पे लाई करती है ना चीजें, वो इंपॉर्टेंट नहीं रहती। जो तुम्हारा ये जो सिमेट्री की लाइन है उस पे जो भी चीज लाई कर रही है वो तुम्हारा हम कंसिडर नहीं करते। ये चीज तुम्हें देखनी है तो तुम देख भी सकते हो। 1 से जितना करंट जाएगा वो 2 में चला जाएगा, यहाँ से 4 में चला जाएगा, है ना? तो यही वाली चीज अगर तुम यहाँ पे मिरर सिमेट्री में ड्रॉ करोगे तो तुम्हारा सर्किट रिड्यूस होकर ये वाली दोनों की दोनों ब्रांचेस सर्किट में से हटी जाएंगी, and all you will be left with is, you will be left with something like this. This is, let me create the entire thing, then I will remove the 2 branches. मैम फिर पॉज होगी. रिफ्रेश कर रही हूँ बेटा।
अभी आई बच्चों? नो मैम। नो मैम। एक सेकंड बेटा। आ अगर गई मैम। ठीक है, तो अब अगर मिरर सिमेट्री वाले जो रूल्स होते हैं वो हम अप्लाई करते हैं, तो हमने क्या देखा है, कोई जोड़ा होता है तो उसको हम तोड़ देते हैं, और अगर उस लाइन के अलोंग, उस एक्सिस के अलोंग कोई भी हमारा लाई कर रहा होता है जहाँ पे रेजिस्टर होता है, तो वो रेजिस्टर वाली चीज हम हटा देते हैं। तो इस केस में बेटा आपके जो 2 रजिस्टर यहाँ पर लाई करेंगे वो 4 और 5 और 2 और 7 वाले रजिस्टर लाई करेंगे, वो दोनों रजिस्टर हमारे हट जाएंगे। 4 और 5 भी गया, 2 और 7 भी गया, इस तरीके का सर्किट बन गया। इसका तो आप इक्विवेलेंट निकाल ही सकते हो, यस है ना? मैम। ये वाली चीज का तो इक्विवेलेंट तुम ऑटोमेटिकली निकाल लोगे, एक बार निकालने की कोशिश करो। ये देखो ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारा एक रजिस्टर है और ये तुम्हारा एक रजिस्टर है, यहाँ पर तुम्हारा एक रजिस्टर है और ये तुम्हारा एक रजिस्टर है। 6 और 5 और ये 5 और 8 वाले जो दोनों है वो सीरीज में हो जाएंगे, और ये वाले दोनों ऊपर वाले जो है वो सीरीज में हो जाएंगे, फिर बोथ ऑफ देम विल बिकम इन पैरेलल। तो 2R 2R, 3R/4 आ रहा है। हाँ 3R/4 इज द राइट आंसर, वेरी गुड जॉब। ठीक है, सबसे पहले ये वाली चीज दिख रही है कि ये वाले जो दोनों रजिस्टर, जो चारों रजिस्टर ऊपर है, इनका तो तुम्हारा सम जो है वो डायरेक्टली R के बराबर आ जाएगा ना। ये जो पूरा का पूरा Yes, सेगमेंट है, दिस विल बी इक्वल टू R। सिमिलरली दिस एंटायर सेगमेंट मैम नीचे वाला नीचे, भी आ ये भी तो R के बराबर हो जाएगा। तो तुम्हारे पास R और ऊपर तुम्हारे पास एक तरीके से 3R ही तो आ गया, यस मैम। है ना? तो अगर Yes, इसका ma'am. इक्विवेलेंट हम ड्रॉ करेंगे, इसका इक्विवेलेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो बेसिकली व्हाट आई एम हैविंग नाउ इज R एंड ऊपर आई एम हैविंग 3R। This is between 1 and 3. So I'm having R and R and R and R. तो इसका भी करेंगे तो तुम्हारे पास एक तो नीचे के डायरेक्शन में R है, एक ऊपर तुम्हारे पास 3R है ही। तो हो गया ना आंसर सॉल्व? यस मैम, अब 3R/4 आ रहा है। हाँ, तो R इक्विवेलेंट तुम्हारा कितना आ जाएगा, मतलब R into 3R अपॉन R plus 3R। हाँ, तो 3R/4 तो डायरेक्टली आ गया। So R equivalent in this case will be 3R/4. Is this also okay guys? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, अब यही जो तुमने सारे के सारे सेम रूल्स अप्लाई करे हैं, वो सेम चीज तुम कैपेसिटर्स के केस में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी की बात मैम एक नहीं बार है। स्लाइड दिखा दो, नोट करना है। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, एक दो एग्जांपल तुम्हें कैपेसिटर के भी दे दूंगी। ये क्यूब वाला एग्जांपल तुम्हारा होमवर्क रहेगा, तुम्हें सबके पता है कि किस तरीके से बन रहे हैं, बस तुम्हें कैपेसिटर के रूल लगाने होंगे, है ना? यही तो चीज उसमें करनी भी रहेगी ना। वैल्यूज आएंगे मैम। हाँ, वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट आएंगी, वैल्यूज तुम्हें बता दूंगी मैं, बट तुम्हारा होमवर्क रहेगा वो निकालना, ठीक है? वैल्यूज में तुम्हें बता दूं, तो उसमें इसकी ना एग्जैक्ट रेसिप्रोकल वैल्यूज आती हैं। हाँ, इसकी एग्जैक्ट उल्टी हो जाती हैं वैल्यूज, क्योंकि तुम्हारा पैरेलल और सीरीज का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग हो रहा है उसमें। ठीक है, कर लिया बेटा नोट डाउन? चलूं आगे। यस मैम। अब अगर मैं कैपेसिटर्स की बात कर रही हूँ, कैपेसिटर्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो कैपेसिटर्स में भी यही सारे सेम कॉन्सेप्ट, यही सारे सेम के सेम फॉर्मूलाज जो है मैम वो। है। अभी कैपेसिटर नहीं दिखा, एक सेकेंड। हाँ, वो बीच में ही पॉज हो गया ना, यस मैम। यस पूरा वर्ड ही नहीं आता, बच्चे को समझ आ गया कि मैम अब तो पॉज हो गया। एक सेकेंड दो बेटा, अभी आ गई? यस मैम। ठीक है, तो अगर सबसे पहले मिरर सिमेट्री की बात करोगे, तो मिरर सिमेट्री में वही सेम चीज आएगी जो तुम्हारी रेजिस्टर के केस में भी आई थी। तो मिरर सिमेट्री फॉर एग्जांपल अगर मैं फिर आपको, पॉज हो गई। फिर से पॉज हो गई। एक सेकेंड बच्चा, क्या क्या मैम? हाँ बेटा एक सेकेंड बेटा। आज तो बच्चे भी ज्यादा नहीं है। हाँ, आज बच्चे ज्यादा नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या दिक्कत रहती है, अपना मन मैम, मौजी आ सौदा गई। चलता है। एक बार ऐसे 100 बच्चे थे क्लास में, एक बार भी स्क्रीन पॉज नहीं हुई। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, तुम लोग भी ऐसे हैरान हो जाओगे कि मैम ऐसा कौन सा जादू कर दिया था उस दिन, बट ठीक है, ऐसा हुआ है। सही है। अब एक ना मैं ऐसे बढ़िया सा डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा इसका एग्जांपल मिले, इसका आंसर तुम लोग निकालने की कोशिश करो। ये सपोज अब कैपेसिटर सर्किट है, ये अभी तक हम रेजिस्टर सर्किट से डील करते आए हैं। अरे यार देखो, इतनी आदत है, रजिस्टर ही बना दिया मैंने। सही है ना, ये ऐसे आया और यहाँ से ये ऐसे चला गया। दिख रही है इसमें मिरर सिमेट्री? यस मैम, दिख रही है। है ना, इसमें अगर मिरर सिमेट्री दिख रही है तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा वही सेम है। वहां पे तुमने करंट की बात करी थी, यहाँ पर चार्जेस की बात कर लो। सपोज सारे कैपेसिटर सेम है C के बराबर, तो जितना चार्ज तुम्हारा यहाँ पर जाएगा उतना ही यहाँ पर भी आ जाएगा, जितना तुम्हारा यहाँ से जाएगा उतना ही, सपोज ये Q1 है, ये तुम्हारा Q2 है, उतना ही तुम्हारा यहाँ पर आएगा। सपोज इस ब्रांच में Q3 गया तो यहाँ पर भी Q3 आ जाएगा,
और यहाँ पर अगर Q4 गया तो यहाँ पर भी तुम्हारा Q4 आ जाएगा। तो अगर हम इसको अब ड्रॉ करेंगे तो इसका ये वाला जो एज है इसको बिना मिलाए मैं ड्रॉ करूंगी। ऐसे ही तो करते थे ना बेटा। यस मैम। तो अगर मैं अब इसको ड्रॉ करूंगी तो ये वाला जो मेरा एज है ये पहले कुछ ऐसे था, अब अगर मैं इसको रीड्रॉ करूंगी तो आई विल ड्रॉ दिस एज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अब एक बार ये अगर चीज मैं कर दूंगी, आंसर निकाल के बताओ कैपेसिटेंस नेट कितनी आएगी? मैम 5R/6 नहीं सॉरी 5C/6 5C/6 इज द राइट आंसर। ठीक है, कैपेसिटर हमारी नेट आ जाएगी 5C/6। कैसे निकालोगे? अब ये जो ऊपर वाली दोनों है ये तुम्हारी हो गई सीरीज में, तो कैपेसिटर हो जाएगी C/2 और ये नीचे वाली भी C/2 हो जाएगी। C/2 जब पैरेलल में मिलाओगे तो तुम्हारे पास C आ जाएगा। यस ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास 3 कैपेसिटर्स होंगे जो सीरीज में हो जाएंगे। एक तरीके से तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का सिस्टम आ जाएगा दैट 3 कैपेसिटर सीरीज में है और नीचे तुम्हारे पास 2 कैपेसिटर्स सीरीज में। तो यहाँ पर नीचे C/2 आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर C/3 आ जाएगा। ऐसे ही आया होगा ना? यस मैम। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो 5C/6 विल बी योर आंसर। सो वेरी गुड, C इक्विवेलेंट इन दिस केस विल बी 5C/6। माइक्रोफैरड में है तो माइक्रोफैरड। इज दिस ओके? मिरर सिमेट्री वाला चीज समझ में आ गई? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब यही सेम चीज अगर हम फोल्डिंग सिमेट्री के केस में देखते हैं तो यही सेम तुम्हारा सारा एनालिसिस फोल्डिंग सिमेट्री के केस में भी तुम लोग लगा सकते हो। उसका भी चाहे एक एग्जांपल कर ही लेते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री अगर लगाएंगे सब कुछ सेम रहता है, बस भाई कैपेसिटर और रेजिस्टर में कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। फोल्डिंग सिमेट्री में ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी हम लोगों ने पहले कर रखा है। तो पहले क्या, अभी आज 1-2 दिन पहले ही तो हमने करा था ये कैपेसिटर वाला पार्ट, कैपेसिटर नहीं रेजिस्टर वाला पार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन याद है? यस मैम याद है ना? अब इसके बीच में बना देते हैं, ऐसा एक आ गया, फिर यहाँ पर एक आ गया, यहाँ पर एक आ गया और यहाँ पर एक आ गया। सही है, तो अब फोल्डिंग सिमेट्री लग जाएगी, मिरर भी लग Yes, जाएगी, ma'am. फोल्डिंग भी लग जाएगी। बट यहाँ पर हाँ बेटा मैम दोनों लग जाएगी बोल रहे थे। दोनों लग जाएगी। हम एक बार फोल्डिंग से कर लेते हैं। ठीक है, जो तुम्हें ज्यादा इजी लगे वो लगा लिया करो। तो फोल्डिंग सिमेट्री अगर हम इस सिचुएशन में लगाएंगे तो तुम्हारा अभी भी यही होगा कि कैपेसिटर सारे एक तरीके से वो सेम पोटेंशियल के बीच में आ जाएंगे, तो कैपेसिटर तुम्हारे पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, सो व्हेन वी अप्लाई फोल्डिंग सिमेट्री, तो फोल्डिंग सिमेट्री लगाने का क्या मतलब होता है कि वोल्टेज जो रहेगी वो तुम्हारी सेम रहेगी, है ना? वोल्टेज जो रहेगी वो तुम्हारी सेम रहेगी। ये तुम्हारा x, सपोज ये तुम्हारा कुछ है, ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये बीच वाला कुछ O के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से तो किया था ना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। वेरी गुड, 3C/2 इज द एग्जैक्ट राइट आंसर। तो अब यहाँ पर तुम देखोगे a और x, और ये भी a और x के बीच में है, तो ये दोनों तुम्हारे पैरेलल में आ गए। तो अब जब तुम इन दोनों को पैरेलल में पुट करोगे तब तुम्हारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 2C आएगी, बस दैट विल बी द डिफरेंस। यही होएगा ना? ये a और x के बीच में बन गया। 2C कैसे आया? क्योंकि दो कैपेसिटर a और x के बीच में लगे हुए हैं ना, तो दोनों पैरेलल में नहीं हो जाएंगे? यस है ना? अब दो कैपेसिटर ही x और b के बीच में लगे हुए हैं, तो ये दोनों पैरेलल में होंगे, 2C आंसर आ जाएगा। यस ठीक है, ये एक कैपेसिटर a और o के बीच में लगा हुआ है एक, तो इसको मैं ऐसे ही बना देती हूँ। अब ये वाला जो है ये तुम्हारा x और o के बीच में है, और ये वाला भी x और o के बीच में है, तो यहाँ पर भी तुम्हारे पास एक आ जाएगा इस तरीके से, ये भी तुम्हारा कुछ 2C हो जाएगा, है ना? फिर अब यहाँ पर चाहे मिरर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा लो। यही दिक्कत थी ना इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर फिर मिरर सिमेट्री फिर से लगानी पड़ रही थी। तो एक बार मिरर सिमेट्री फिर से लगा लो। मिरर सिमेट्री से ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला बेटा, अगर मिरर सिमेट्री लगाएंगे तो इस वाली के थ्रू करंट तुम्हारा फ्लो नहीं करेगा, है ना? तो ऊपर तुम्हारे पास 2C और 2C सीरीज में हो जाएंगे, तो उसका तुम्हारे पास C आ जाएगा आंसर, नीचे तुम्हारे पास C/2 आ जाएगा, एंड दे विल बी इन पैरेलल, सो यू विल गेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एज C plus C/2. हाँ, तो 3C/2 is the right answer. Is this also okay? मैम Yes, ये वो मैम हाँ बेटा। व्हीटस्टोन ब्रिज ही तो बन गया ना ये। हाँ, कह सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन गया है। व्हीटस्टोन ब्रिज भी अगला टॉपिक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में तो सिमेट्री से ही आ गया था हमारा, उसमें से करंट क्यों फ्लो नहीं कर रहा ये तो हमने सिमेट्री से देख ही लिया था ना बेटा। यस मैम। सही है, चलूं आगे। यस यस अब एक फाइनल केस तुम्हें बता देती हूँ, ये जो क्यूब वाला है जिसका बच्चे अंजलि ने आंसर भी मेरे से पूछा था, तो अब हमारा क्यूब को एक तरीके से एक समराइजेशन दे देते हैं। ठीक है, एक क्यूब वाली चीज को हम समराइजेशन दे देते हैं। मैम अब तो आ ही जाएगा सब। हाँ, आ ही जाएगा, मैं खाली उसका तुम्हें समराइज करके आंसर बता रही हूँ।
वो आंसर तुम लोग वेरीफाई करोगे। अभी ऐसे एक छोटा सा होमवर्क तो यही हो गया कि वो जो आंसर मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कैपेसिटर के केस में ये आंसर क्यूब में आने चाहिए। यूजिंग द सेम मेथड व्हिच वी हैव यूज्ड बिफोर, यू विल समराइज दिस। सो इफ वी आर हैविंग रेजिस्टर्स, तो तीनों केसेस हमने निकाल लिए हैं। वी सी दैट एज के अलोंग हमारा कितना वैल्यू आया था, 12C/7 R। मैम एज के अलोंग हमारी रेजिस्टर में कितनी वैल्यू आई थी, 7R/12। मैम उल्टा हो गया ये। हाँ, कैपेसिटर के केस में उल्टा लिख दूंगी। और हमने देखा था कि फेस डायगोनल के अलोंग कितनी आई थी, 3R/4। फेस डायगोनल के अलोंग होगी 3R/4। एंड फाइनली अगर बॉडी डायगोनल है तो 5R/6। 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 फॉर कैपेसिटर्स यू विल सी दैट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर के केस में तुम लोग निकाल के भी देख लेना, बट कैपेसिटर के केस में तुमने जितने हमने सर्किट रेजिस्टर में करे हैं ना, सारे रेजिस्टर में कैपेसिटर डाल के देख लेना क्या होगा। सब केस में तुम्हारा जो आंसर है वो उल्टा आएगा। एज में अगर मैं लगाऊंगी तो एज के लिए फॉर्मूला आएगा उल्टा, माने अब एज के लिए मैं करूंगी तो 12 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आएगा, तो 12C/7 आंसर आएगा। ठीक है, वैसे अगर मैं फेस डायगोनल के लिए निकालूंगी, हाँ बेटा, हाँ सौरभ बच्चा, मैम ये मतलब उल्टा हो जाएगा ना आंसर। अच्छा मैम कैपेसिटर के लिए। हाँ, कैपेसिटर के लिए ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर है और नीचे वाला जो उसका है, उसका वैल्यू है वो तुम उल्टा कर दोगे। कैपेसिटर के लिए जब बॉडी डायगोनल के लिए निकालोगे तो 6C/5 आएगा। ठीक है, अब इसको तुम्हारा काम यही है कि इसको तुम्हें वेरीफाई करना है, इसको तुम्हें वेरीफाई जरूर करना है। वो तुम्हारा ऐसे होमवर्क मान लो कि रेजिस्टर के केस में हम लोग निकाल चुके, और कैपेसिटर के केस में तुम्हें इसको पता ही है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। सर्किट तुम्हारा सेम रेजिस्टर वाला बनेगा, बस रेजिस्टर की जगह कैपेसिटर आएगा, तो फाइनल तुम्हें खाली कैलकुलेशन में चेंज करना है और कहीं पे कोई स्टेप चेंज नहीं करना। ओके। सही है, चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो अब अपना जो एक तरीके से अच्छा टॉपिक है चैप्टर का फाइनल वाला, वो आ जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक। तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो हम लोगों ने देख ही लिया ना क्या होता यस मैम। है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज तो हमारा कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है जहाँ पे रेजिस्टर जो है वो ना तो तुम्हारे पैरेलल में होते हैं ना तो तुम्हारे सीरीज में होते हैं। एक ये रेजिस्टर है, एक ये है, एक इस तरीके का रेजिस्टर है सपोज। मैम इसके अंदर जो भी अच्छा एक सेकंड बच्चा, रिफ्रेश कर रही हूँ। ठीक है, आ गई आ बच्चों? गई मैम। हाँ, तो अब सपोज ये रेजिस्टर की वैल्यू भी तुम्हें पता है, कुछ ये वाला R1 है, ये कुछ R2 है, ये कुछ R3 है, ये R4 है और ये R5 है। इसको तुमने कुछ इस तरीके से अपना बैटरी के बीच में कनेक्ट कर रखा है। इस तरीके से तुमने अपना कुछ EMF यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। तो यार इस केस में तुम लोग भी देख ही सकते हो कि ये जो सारा का सारा मामला है, ना तो ये एक तरीके से सीरीज में हुआ, ना ही ये मामला पैरेलल में हुआ, है ना। ना तो ये सर्किट में कोई ऐसे रेजिस्टर है जिनको मैं बोल सकती हूँ कि सीरीज में होंगे, ना कोई ऐसे रेजिस्टर है जिनको मैं बोल सकती हूँ कि पैरेलल में होंगे। कैन बी सी दिस हियर? यस मैम। ठीक है, तो ये तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज नथिंग बट अ कनेक्शन ऑफ 5 रेजिस्टर्स वेयर हमारे जो रेजिस्टर्स होते हैं ना तो वो सीरीज में रहते हैं ना वो पैरेलल में रहते हैं। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी एग्जिस्ट करता है, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी एग्जिस्ट करता है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारी जो ट्रिक है सिमेट्रिक सर्किट की, वो हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम किरचॉफ लॉ से सॉल्व कर सकते हैं, उसके भी एक दो एग्जांपल तुम लोगों को करवा दूं। सही है, तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल चीज से डील करेंगे जो होता है तुम्हारा मैम बैलेंस इसमें व्हीटस्टोन। गैल्वेनोमीटर भी तो आएगा। हाँ, तो गैल्वेनोमीटर बीच में आ जाएगा तो उसमें से करंट फ्लो ही तो नहीं करता, बस यही तो है ना। बीच वाली ब्रांच में करंट तुम्हारा फ्लो नहीं करना चाहिए। वो जब एक्सपेरिमेंट करेंगे ना मीटर ब्रिज वगैरह वाला तब कर लेंगे। ये जो सारा इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट है, गैल्वेनोमीटर, एमीमीटर, वोल्टमीटर और जो सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, वो वाला पार्ट इस चैप्टर के एंड में सारा इकट्ठे कवर कर लेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। सही है बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेंगे हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता ही तुम्हारा तब है कि जब हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, बढ़िया। दिस इज वन रेजिस्टर, this is another resistor, there is a resistor in the middle, then there is one resistor more, then एक और resistor है हमारा। ये यहाँ पर मैंने अपना कुछ मस्त पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है। यही सेम रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन हम लोगों ने जब सिमेट्रिक सर्किट पढ़ रहे थे तब भी देखा था। अब हमारे जो रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3, R4 और R5,
बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या है? देयर इज नो करंट थ्रू R5. बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब ही यही होता है दैट नो करंट passes through R5. ठीक है, और ये वाली चीज अब कब होगी ये भी तुम देख सकते हो, KVL लगा लो, या तो फिर ये वाली चीज कब होगी ये भी तुम देख सकते हो. सपोज मेरा यहाँ पर ये जो बैटरी लगाई है इसकी वजह से कुछ वोल्टेज आई V, यहाँ पर आ गई वोल्टेज मेरी 0 के बराबर, यहाँ पर मैं बोल देती हूँ कि वोल्टेज है मेरी X के बराबर. ठीक है, तो अब क्योंकि करंट इसमें से फ्लो नहीं कर रहा तो यहाँ पर भी तो वोल्टेज तुम्हारी X के बराबर ही हो जाएगी ना. यस मैम. यस ठीक है, करंट भी फ्लो नहीं कर रहा तो तुम्हारी जो वोल्टेज है वो X के बराबर ही हो जाएगी. तो अगर मैं ये जो पहले वाला सिचुएशन है वहां पे अपना लगा रही हूँ, KVL लगा लो, KCL लगा लो, कुछ भी लगा लो. तो सपोज यहाँ पर मेरा करंट फ्लो कर रहा है I1, यहाँ से मेरा करंट फ्लो कर रहा है कुछ I2 के बराबर. ठीक है, I2 यहाँ से निकला, I1 एज इट इज यहाँ पर निकल जाएगा और यहाँ से एज इट इज मेरा I2 निकल जाएगा. यही होएगा ना इस सिचुएशन में बेटा? यस यस मैम. ठीक है, तो एक तरीके से अगर मैं ये वाली चीज देखती हूँ तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ? V minus X. V minus X is equals to what? I1 R1, and it is also equals to I2 R3. Yes ma'am. And similarly, I can write X minus 0. X minus 0 must be equal to what? Must be I1 equals to R2. what? I1 R2. And this must be equal to what? I2 R4. I2 R4. Is this part okay? यस If Yes, I divide these two equations, what will I get? R1 by R2 is equals to R3 by R4. वेरी गुड. यहाँ से मेरे पास डायरेक्टली एक तरीके से ही आ गया ना कि I1 R1 is equal to I2 R3, और एक इक्वेशन क्या बन गई? I1 R2 is equal to I2 R4. So if I divide these two equations, dividing the two, we will get a very simple answer that R1 upon R2 must be equal to R3 upon R4. तो यहाँ से तुम ये भी लिख सकते हो that R1 R4 must be equal to R3 R2. तो ये हो जाती है हमारी कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. दिस इज योर कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये चेक कर लेना कि बैलेंस्ड है या नहीं. कुछ बच्चों को लगता है कि कोई व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया वो तुम्हारा बैलेंस्ड होगा, और बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर आंसर निकलता नहीं है या फिर गलत आंसर आता है क्योंकि वो व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड होता है या फिर वाइस वर्सा. सही है, यही पढ़ा है ना बेटा अभी तक? Yes ma'am. यस ठीक है, अब इसको तुम सॉल्व भी कर सकते हो. अब तुम अगर इसका वो जो डायग्राम है वो बनाओगे तो कुछ इस तरीके से तो डायग्राम बन जाएगा. बीच वाली ब्रांच में से तो कोई करंट फ्लो कर नहीं रहा यस है ना, तो इस तरीके का डायग्राम बन गया. दिस इज R1, दिस इज सम R2, दिस वाज R3 एंड दिस वाज R4. तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये R3 और R4 सीरीज में आ गए, R1 और R2 तुम्हारे सीरीज में आ गए, तो दो रेजिस्टर बन जाएंगे ना पैरेलल में. यस Yes R1 ma'am. प्लस R2 और R3 प्लस R4 तुम्हारे पैरेलल में आ जाएंगे. तो सिंपल सी बात है, अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालूंगी इस पूरे सर्किट की, तो मैं R इक्विवेलेंट निकालने के लिए अगर पूछा जाए तो R इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय R3 प्लस R4 divided by the sum of all these. R1 plus R2 R1 plus R2 plus R3 plus R4. सही है, सिंपल है ये तो. Yes ma'am. ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस ही सॉल्व करते हैं थोड़े से. सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करके बताओ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है अनबैलेंस्ड है, क्या आंसर आएगा? मैम बैलेंस्ड मैम पहले ठीक है, बिल्कुल सही है. तो अब एक बार मुझे आंसर बताओ. Ma'am 0. ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है. यस मैम. Yes ma'am बन रहा है. दिस इज नॉट अ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये तुम्हारे लिए सीख है. यस मैम यस मैम, ये क्योंकि बैटरी से कनेक्ट Yes ma'am. मैंने पूछा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है नहीं बन रहा. बच्चे बहुत दिमाग पढ़ रहे हैं. हॉरिजॉन्टली देखा मैम दिख रहा है, मैम आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बनता हुआ. व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा तो इसका मतलब थोड़ी है कि व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन गए यहाँ पे. और ढंग से देखो क्या बन रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज. Ma'am धोखा हो गया. धोखा हो गया. अरे मैम बहुत गलत कर दिया मैम, ये उम्मीद नहीं थी मैम हमें. अरे व्हीटस्टोन ब्रिज ही नहीं बन रहा भाई इधर तो. दिस इज नॉट अ व्हीटस्टोन ब्रिज. यहाँ पे Yes, अगर ma'am. व्हीटस्टोन ब्रिज कब होता, इट वुड हैव बीन अ व्हीटस्टोन ब्रिज. इट वुड बी व्हीटस्टोन ब्रिज WB लिख रही हूँ. इफ बैटरी वाज कनेक्टेड बिटवीन A and D.
Yes, ma'am. If battery was connected between A and D, ये तो सिंपल तुम्हारा पैरेलल और सीरीज का क्वेश्चन है, करके बताओ क्या Yes, आंसर ma'am. आएगा। तो इससे हमें क्या सीख मिली कि अगर हमें कोई भी इस तरीके का, नहीं होते। हाँ, अगर हमें कोई भी इस तरीके का सर्किट दिखेगा जो तुम्हें लग रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज, देख लेना कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। ठीक है, ऐसे कोई ट्रिकी क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो फंस जाओगे, सब बच्चे व्हीटस्टोन ब्रिज से इसको सॉल्व कर देंगे। मैम 29/70 ओम। 20, अरे इतना क्या निकाल दिया 29/70 ओम? अच्छा मैम इक्विवेलेंट निकाला क्या? करंट निकालना तुम्हें, ये 5 वाली जो ये 5 ओम वाली ब्रांच है उसके थ्रू। तो ये देखो ना, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस एक तरीके से पैरेलल में हो रहे हैं ना तुम्हारे, Yes, ma'am. और इसी के अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है। यही तो सिस्टम बन गया ना हमारा। Yes, ma'am. ये बैटरी तुम्हारी 10 वोल्ट की बैटरी गिवन है। रेजिस्टेंस कौन कौन से? हम 2 एम्पियर आ रहा है। हाँ, रेजिस्टेंस हो जाएंगे ये 14 ओम, एक हो जाएगा 5 ओम। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा। अगर खत्म हो गया तो अगली वाली क्लास कैसे अटेंड करोगे? इसके बाद आ जाएगा 7 ओम। कोई क्लास नहीं है। Yes, क्यों? ma'am. अच्छा, ये सेकंड क्लास है आज दिन की। राइट राइट, ठीक है। असल में मेरी तुम्हारी लोगों के बाद एक क्लास है, तुम्हारी क्लास मेरी फर्स्ट क्लास थी, तो मैंने बोला कि अगली क्लास में तो है बच्चों की। चलो कोई नहीं, ये 5 ओम है और इसके बाद तुम्हारा 7 ओम। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ना यार। Yes. ये तो सिंपल है, ये तो तुम्हारा कॉमन पोटेंशियल वाले मेथड से हो जाएगा। यहाँ पे पूरे पे 10 वोल्ट बैटरी है, यहाँ पर तुम्हारी नीचे वाला जो एरिया है उसमें तुम्हारी कितनी हो जाएगी? 0 वोल्ट। तो अगर मुझे आई निकालना है, आई बी सी विल बी इक्वल टू 10 - 0/5, तो 2 एम्पियर आंसर आ गया। सही है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज की करवाऊंगी। ये क्वेश्चन सबसे पहले इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि बच्चे अगर कहीं पे भी इस तरीके का देखते हैं ना तो व्हीटस्टोन ब्रिज लगाने लग जाते हैं। तो भाई पहले देख तो लो कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है नहीं बन रहा है ना। हर जगह पे थोड़ी व्हीटस्टोन ब्रिज लगा दोगे। Yes, ma'am. चलो, अब यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, ये तुम्हें पहले से मैंने बता दिया है। इसको सॉल्व कर लो एक बार। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ कितनी आएगी? मैम पीछे वाले में करंट कितना था? पीछे वाले में करंट आएगा तुम्हारा 2 एम्पियर बेटा। 2 एम्पियर। ये यही आया था। मैम 18/5। हाँ, 18/5। Yes, ma'am. 18/5 ओम आ रहा है। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं तुम देख लो कि सबसे पहले ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है नहीं बन रहा। तो बैलेंस की कंडीशन हम लोगों ने क्या देखी है कि ये जो ऑपोजिट वाले होते हैं ना, इनका मल्टीप्लाई करके देख लो। ये R1 है, ये तुम्हारा R2 है, ठीक है, ये R1 R2 तो आ गया। हाँ, नीचे वाला जो है वो R3 है, ये तुम्हारा R4 है। तो हमने 2 कंडीशंस देख ली। एक कंडीशन तो ये होती है R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, या फिर और इजी तरीका याद रखने का यही है कि ऑपोजिट वालों को मल्टीप्लाई कर लो। मतलब R1 R4 should be equal to R2 R3. So this is valid here. Yes, ma'am. This is valid here. This is the first step that balanced Wheatstone bridge बन रहा है। वो कंडीशन हमारी वैलिड है। इसका मतलब क्या है कि बीच वाले में से करंट ही फ्लो नहीं करेगा। तो 4 और 2 ये बन गए, नीचे तुम्हारा है ये दोनों बन गए। You are having 4 ohm here, you are having 2 ohm, you are having 6 ohm, you are having 3 ohm. मैं तो बोल रही हूँ डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा दो जो पढ़ा था अभी। ये 4 और 2 हो जाएंगे 6, ये हो जाएगा 9, है ना। तो R इक्विवेलेंट तुम्हारा कितना आ जाएगा? 6 into 18। हाँ 6 into 9/6 + 9। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई अब? मैम 18/5 होगा। हाँ, 9 6 से कितना होता है? जो भी होता है डिवाइड कर लेना 15 से उसको। हाँ 54 डिवाइड बाय, हाँ तो सही है, खाली 3 से कटेगा। 18/5 ओम तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सही है? यस मैम। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन को देखना, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। इसको कैसे करोगे? इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले भी सॉल्व कर रखे हैं, कॉमन पोटेंशियल से करते हैं। ये A B C D पॉइंट्स गिवन है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार कॉमन पोटेंशियल से इसका डायग्राम बना लो। मैम ये तो व्हीटस्टोन नहीं बना। व्हीटस्टोन नहीं बना? मैम नहीं, व्हीटस्टोन नहीं बन रहा है। हम ठीक बन है। रहा है, बन रहा है। बैटरी नहीं ठीक कनेक्टेड है। है। अरे A और B के बीच में, A और D के बीच में निकालिए ना। A और D के बीच में कनेक्ट कर लो बैटरी। मैम A और बन D तो के भी बीच नहीं में बन तुम्हें रहा।
नहीं बनना तो चलो एक बार देखते हैं अब क्या होगा। इसको ना थोड़े अलग तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। ओके ठीक है, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा डी है, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज डी। 2 पॉइंट और है तुम्हारे बी और सी। यस मैम। एक ये पॉइंट है ऊपर, एक ये पॉइंट है नीचे, बन रहा है। है ना। ए और बी के बीच में एक रजिस्टर है 4 ओम का, मैम बन रहा है। बन गया। उसके बाद ए और सी के बीच में रजिस्टर है, हाँ 2 ओम का रजिस्टर है, ये 2 ओम हो गया। इसके बाद तुम्हारे पास बी और डी के बीच में रजिस्टर है। यस मैम। बी और सी के बीच में रजिस्टर, हाँ सॉरी, बी और सी के बीच में रजिस्टर है 2 ओम। ठीक है, बी और डी के बीच में डायरेक्टली एक रजिस्टर है 6 ओम्स का, 6 ओम। और सी और डी के बीच में रजिस्टर है 3 ओम का। मैम बन गया। मैम 10/3 ओम। 10/3 ओम, यस मैम। वेरी गुड, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया ना हमारा। सबसे पहले तो ये स्टेप देखो, यस यस मैम। मैम। जैसे कोई अटपटा डायग्राम आएगा तो देख लोगे ना वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है नहीं बन रहा। अभी हमने 2-3 अलग अलग एग्जांपल्स देख लिए। हमने एक एग्जांपल देख लिया जो लग रहा था व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं था। ये लग रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, बट ये व्हीटस्टोन ब्रिज निकल गया। सही है ना। थोड़ा ऐसे Yes, भांति भांति के क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आएगा। अब सबसे पहले ये आमने सामने वाले देख लो, इनको मल्टीप्लाई करके 12 बन रहा है ना। सो दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यस मैम, 3 चौक 12 और 12। दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो निकल जाएगी ना अब रेजिस्टेंस। यस Yes, मैम। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का ये मतलब है बीच वाली ब्रांच में से तो करंट फ्लो करेगा नहीं। बीच वाली ब्रांच में अगर करंट फ्लो नहीं करा तो तुम्हारे पास बेसिकली इस तरीके का सिस्टम है। ये ए है, ये डी है, 2 रेजिस्टर ऐसे लगे हुए हैं ए और डी के बीच में, 4 और 6 के। यू आर हैविंग 4 ओम, यू आर हैविंग 6 ओम्स। नीचे तुम्हारे पास क्या क्या है? 2 और 3। हाँ 2 और 3, एक 2 ओम है, एक 3 ओम है, तो 10 और 5 ही तो बन गया। यस ठीक है, निकाल लो भाई। नेट आंसर कितना आएगा तुम्हारा? 10/3 आया है मेरा। यस मैम 10/3। ठीक है, आर इक्विवेलेंट तुम्हारा आ जाएगा 10 into 5 डिवाइडेड बाय 10 + 5 15। मैम आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, मैम ये क्या हो जाता है स्क्रीन में बार बार? मुझे भी पता चलेगा तो मैं यही सही करवा दूंगी प्रॉब्लम, जैसे ही मुझे पता मैम चलेगा। पता करेंगे। हाँ, तुम लोग भी एक बार पता करो कि कहीं और कोई दिक्कत आ रही हो तो। मेरे को पिछली बार बच्चों ने ना कई बहुत बार तो सारे ऐसा लगता है आप नहीं भी लिखते रहते तब भी लगता है आपने स्क्रीन नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तब बोलती रहती हूँ ना मैं। देखो बोल रहा है मैम एक इंसान। बार एंटीवायरस चेक कर लेना। एंटीवायरस तो डला हुआ है, मेरे को लग रहा है अथवा मेरा सिस्टम पूरा भर चुका, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं एफबीआई को बुला रहा हूँ। हाँ ये सही आइडिया है, कहीं कुछ हैकिंग वगैरह ना चल रही हो मेरे। कौन करेगा हैक बेचारा मेरा। जैसे एक बार मैंने पेपर दिया था उसका, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, तो वो पेपर जनरल की कैटेगरी में दिक्कत होती है कि भाई मार्क्स लाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। यस मैम। तो वो अब मैंने बिना पढ़े वो पेपर दे दिया था, एंड उसमें मेरी जनरल 100 मार्क का पेपर होता है वो, तो मेरी जो कट ऑफ गई थी जनरल की आई थिंक कुछ 60 के आसपास गई थी, मेरे 58 के आसपास मार्क्स थे। तो ठीक है, वो तो सिलेक्शन तो नहीं हुआ, बट उसमें कितनी बढ़िया बढ़िया ऐसी चीजें थी कि अगर तुम अच्छे से पोस्ट पे उस पे चले जाते हो तो तुम स्मार्टफोन वगैरह नहीं रख सकते शायद, तुम्हें ऐसे नॉर्मल फोन्स वगैरह रखने पड़ेंगे। और 2-3 चीजें भी उसमें रूल्स में लिखी हुई थी, तो मैंने बोला भाई मतलब अलग ही लाइफ चल रही है सब लोगों की। वैसे जो ये ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं या फिर ऐसे कुछ ऐसे आर्मी वाली चीजों में चले जाते हैं ना बच्चे, तो उनकी लाइफ ही पूरी आई थिंक डिफरेंट हो जाती है ऐसे हम लोगों की सिविलियन लाइफ से। तो बड़ा कूल लगा उसके Yes, सारे ma'am. रूल्स वगैरह पढ़ के। इट वाज वेरी मच इट वाज अ लॉट ऑफ फन। लग तो कूल रहा था, डिफिकल्ट बहुत होता है। डिफिकल्ट देखो उसमें पता क्या होता है, उसमें जैसे क्वेश्चंस जो पेपर के मैंने दिया था उसमें सारे एप्टीट्यूड जनरल वगैरह के क्वेश्चंस थे। लाइफ डिफिकल्ट बहुत होती तब। हाँ मतलब वो ना, ये वाले जो पेपर्स हैं ये ऐसे होते हैं कि जितनी प्रैक्टिस कर लो उतनी प्रैक्टिस इसमें कोई फायदा करेगी नहीं। इसमें तो तुम्हारी जो जनरल डेली की नॉलेज है, तुम कितना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कितना तुम एक्टिवली न्यूज देखते हो, कितना तुम्हें पुराने इवेंट्स याद रहते हैं, कितना तुम्हारा एप्टीट्यूड अच्छा है, कितनी तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो मेरा ये सब ठीक था, मेरा जनरल नॉलेज बहुत बुरा था, मेरा बाकी सारा सेक्टर अच्छा है, इसलिए मेरे मार्क्स 58 के आसपास रह गए थे। तो मैंने बोला 2-3 क्वेश्चन और कराती तो हो जाता क्लियर, बट ठीक है कुछ नहीं होता। सही है, तो ये तुम्हारे लिए ऐसे एक सीख तो नहीं बोलेंगे, क्या बोला जाए इसको, कि अलग अलग पेपर्स देख लो कैसे हैं। एक्सपीरियंस। हाँ ये Experience. एक्सपीरियंस बोलेंगे, और ये बोलेंगे कि हाँ ऐसे हिंदुस्तान में बड़ी कूल कूल लाइफ्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो ये गवर्नमेंट जॉब वाले सेक्टर होते हैं इनमें कभी कभी पढ़ते रहा करो कि क्या क्या जॉब्स है, कैसी कैसी है, बहुत कूल कूल जॉब्स होती है कुछ कुछ तो। सही है, चलो अब आगे चलते हैं मैं आपने भी क्वेश्चन। जेईई निकाला। क्या नहीं मैम निकाला? आए तो हाँ बेटा,
हमारे तो आसपास के लोग आर्मी के नाम पे एनडीए की बात करते रहते हैं बस। तो एनडीए इज आइडियली जस्ट आफ्टर 12th ना। यस अब मैम, आर्मी के नाम पे खाली एनडीए है नहीं। जैसे अब मेरी तो कुछ दोस्त हैं वो आर्मी की अभी भी तैयारी कर रहे हैं, समझ मैम रहे हो? होता है मैम, सीडीएस से भी होता है। हाँ मतलब वो ना तुम्हारा जैसे कॉलेज वगैरह के बाद सीबीएस से, राइट, सीबीएस से हो जाता है, तो वो कॉलेज के मैम बाद भी होता सीडीएस। है। सीडीएस है जो भी है, मेरे को नाम याद नहीं रहता है उसका। सीडीएस है, राइट, यस तो मैम। सीडीएस से हो जाता है। बल्कि अब जैसे अब मेरी मास्टर्स हो गई थी, तो मास्टर्स के बाद भी, मास्टर्स इन फिजिक्स के बाद, जैसे मेरा मास्टर्स इन फिजिक्स था, तो उसके बाद भी एयरफोर्स के अंदर या फिर आर्मी के अंदर 2-3 पोस्ट खुलती है जो सीधा तुम्हें लेफ्टिनेंट वाली पोस्ट होती है वो। तो वहां पे तो Yes, तुम्हें ma'am, मतलब उस वाले केस में तो शायद हमें फिजिकल भी नहीं देना था। एक जब कोरोना के टाइम पे था तब खाली हमें एक पेपर देना था, दैट इज इट। अगर वो पेपर क्लियर हो गया तो तुम्हारा हो जाएगा उस पोस्ट के अंदर सिलेक्शन। और उसमें सीधा तुम्हारी लेफ्टिनेंट वाली पे ग्रेड थी। और वो लेफ्टिनेंट भी 2 डिपार्टमेंट में था, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में और एक उसका मीटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो मीटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट तो बहुत ही कूल है ना? तो Yes. मतलब डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज, Yes, ma'am. हाँ मतलब अपॉर्च्युनिटीज तुम्हारे पास ना ऐसे हर लेवल पे आती हैं। अपॉर्चुनिटीज तो तुम्हें हर जगह पे मिलती है। नहीं, दैट इज डेफिनेटली ट्रू आशीष बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम माय बैच, शी वेंट इन दैट डायरेक्शन। मेरा उस डायरेक्शन में जाने का मन नहीं था, बट ऐसा भी हो सकता है कि बैचलर्स के बाद, कुछ मास्टर्स के बाद, सब में एज लिमिट रहती है। एनटीए की तो एज लिमिट जैसे 40 होती है ना, फिर सीडीएस की एज लिमिट थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से सिस्टम तुम्हारा चलता रहता है। हमारी जो ये लेफ्टिनेंट वाली थी उसकी एज लिमिट कुछ 25 या 26 थी। तो आई थिंक मैंने लास्ट ईयर सोचा था कि उसका पेपर दूंगी, फिर पेपर आया, मैंने एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं किया, मैं भूल ही गई। तो ऐसा भी हो गया था गलती से। ठीक है, तो ये सब चीजें भी नहीं मैम करनी। और एनडीए में तो बस साढ़े 19 साल तक ही दे सकते हो। हाँ, एनडीए तो बिल्कुल वही है ना, स्कूल के इमीडिएटली बाद वाला चीज हो गया। तो खाली यही है कि जैसे आर्मी में जिस मैम बच्चे को जाना है, 12th में जो पढ़ रहे हैं और जो 12th में पढ़ने वाले बच्चे भी दे सकते हैं जो 12th पढ़ रहे हैं। हाँ जो 12th में पढ़ रहे हैं, और आई थिंक जिन्होंने जस्ट 12th पास करी है, वो दोनों सेगमेंट Yes, देते हैं ना ma'am. एनडीए का पेपर। टेक्निकल एंट्री स्कीम ठीक है, मतलब आर्मी टेक और नेवी टेक में मतलब वो लेते हैं, वो ज्यादा मतलब ठीक रहता है। जेई मेंस के बिना पे ले लेते हैं एंड उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू लेते हैं। हाँ, वो एसएसबी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, उनका एसएसबी बहुत मुश्किल भी होता है, जितना Yes, मुझे पता ma'am. चल रहा है। जैसे फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स Yes, हैव ma'am. गिवन दिस मैम रिटर्न एसएसबी। में तो आधे से ज्यादा पास हो जाते हैं, हाँ, पर रिटन एसएसबी में इज बहुत स्टिल कट जाते रिटन यू गाइस कैन स्टिल पास। एसएसबी में तो लाइक मेरे जो दोस्तों ने दिया वो सीडीएस वाला दिया है, मुझे नहीं पता कि दोनों के एसएसबी सेम होते हैं। तो वो पूरा एक हफ्ते का देयर इज अ एंटायर प्रोसीजर। एंड जितने भी मेरे दोस्तों ने दिया है उसमें से सारे कॉन्फ्रेंस आउट ही हुए थे। मतलब एक बच्ची का शायद अभी हैं। मैम क्लियर। एनडीए में 5 डेज का होता है। हाँ, उसमें मतलब 5 डेज यस की मैम, 5 डे का। तो फिर तुम फर्स्ट डे पे ही निकलोगे या फिर तुम 5 दिन के बाद निकलोगे। और अगर सिलेक्शन हो गया तो 5 दिन के बाद हो जाता है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन रहती है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट जिन बच्चों को इस वाली फील्ड में जाना है। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं अभी इसी ये बढ़िया सी कहानी के नाम पर। सही है, दिख तो नहीं रहा। ये क्वेश्चन अभी बनाना पड़ेगा, वो मुझे उसका डायग्राम नहीं मिला था। ये डायग्राम जो जिनका नहीं मिलता है ना, वो मान लो कि क्वेश्चन थोड़े अटपटे भी होते हैं। सपोज ए और डी कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर एक रजिस्टर ऐसे है, दूसरा कुछ इधर लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। दिस इज 2 ओम। जा रहे हो अमर बेटा? आपका है एसएसबी का आया है कॉल? मैम अभी मैम तो अभी तो फॉर्म पेपर ही नहीं दिया, सितंबर। अच्छा, जैसे बोला जा रहा फॉर्म हूँ, आ पेपर गया, देगा फॉर्म आ भरा गया। गया। अच्छा, फॉर्म भर दिया है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस, फॉर्म भर दिया, पहला हाँ स्टेप पेपर क्लियर हो होगा गया। सितंबर। हाँ, अब पेपर होएगा तब बताना कैसा हुआ पेपर तुम लोगों का। ओके मैम। ठीक है, अब ये मैम वाला, ऐसा क्वेश्चन कैपेसिटर में किया था। हाँ पता है मुझे किया था। अब ये वाला लेकिन इसमें व्हीटस्टोन बनेगा। अरे ये कैपेसिटर के अंदर भी सेम व्हीटस्टोन बन सकता है। ठीक है, उसमें भी यही करोगे, बीच वाली ब्रांच में से नहीं जाएगा मामला। मैम कैपेसिटर के अंदर भी वेटस्टोन बनता था, बीच हाँ वाली ब्रांच को निकल। हाँ, बीच वाली ब्रांच में नहीं जाएगा मामला। उसके भी 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगी, उसके भी 1-2 क्वेश्चन मैं करवा दूंगी, मुझे याद आ गया। ठीक है, अब ये इस तरीके का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये 8 ओम तुम्हें गिवन है। सपोज ये तुम्हारा कुछ 8 ओम के बराबर है, ये तुम्हारा 6 ओम है, ये तुम्हारा 3 ओम है। दिस इज 6 ohms, this is 4 ohms. Can you try to solve this? Try to solve this. मैम लेकिन कैपेसिटर में 2 ही थे, बाहर वाले में। इसमें 2 ही थे। कैपेसिटर वाला तुम्हारा व्हीटस्टोन से सॉल्व नहीं होता, तो वो तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया था ना, कॉमन पोटेंशियल वाले मेथड से।
यस मैम। ये व्हीटस्टोन से सॉल्व होएगा। तीन ओम है क्या? आंसर यस, 3 ओम इज द राइट आंसर। गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। कैसे सॉल्व किया अब ये बताओ। ये बीच वाला 6 ओम वाला है ना, उसे हटा डाला और बाकी ठीक है। 8 और 8 जो है वो पैरेलल में हो गए, 3 हाँ, और 6 पैरेलल में हो गए, बिल्कुल और सही। फिर सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाली है वो यही पॉइंट है बेटा, कि ये वाले जो रेजिस्टर है ना, देखो ये जो 3 ओम वाला और 6 ओम वाला है, ये वाले दोनों रेजिस्टर पैरेलल ये पैरेलल में है। एंड सिमिलरली अगर मैं ये लेफ्ट हैंड साइड पे देखूं, ये 8 ओम और दे आर आल्सो इन पैरेलल। 3 ओम आ रहा है इसका। 3 ओम इज द फाइनल आंसर। वेरी गुड, दैट इज द राइट आंसर। तो अब अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूंगी तब तो बन जाएगा ना मेरा, यस मैम 3 ओम ही आ रहा है ना, 3 ओम आ गया। तो इसको भी ड्रॉ करने के लिए चाहे वही एनालिसिस यूज कर लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज डी, लेट मी से दैट दिस इज माय पॉइंट एक्स एंड लेट मी से दैट हियर आई एम ड्राइंग द पॉइंट वाई। तो अब ए और एक्स के बीच में तुम्हारा 8 और 8 की वजह से 4 ओम आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। है ना, ये तो 4 ओम हो गया। एक्स और डी के बीच में कितना आ जाएगा? X और 4 D ओम। नहीं, एक्स और डी के 2 बीच में ओम। 2 ओम ही तो है ना। ये देखो, ये बड़े वाले ब्रांच से 2 ओम ही तो कनेक्टेड है। यस मैम। तो एक्स और डी के बीच में 2 ओम कनेक्टेड है। अब ए और वाई के बीच में देखो, 4 ये रहा ओम। ए, ये रहा वाई, हाँ इसके बीच में तुम्हारा 4 ओम है। दिस इज 4 ओम। और ये वाई और डी के बीच में 2 ओम 2 ओम। हाँ, वाई और डी के बीच में तुम्हारा 2 ओम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और ये बीच वाला जो तुम्हारा एक्स और वाई है उसके बीच में 6 ओम है ही। हम इसको सही तो है ना? हटा ही देंगे। हाँ, तो मैम इसको ये तो हम 6 हटा ही ओम देंगे। तो चला ही जाएगा। ये जो 6 ओम में चला जाएगा, क्यों जा रहा है? क्योंकि 4 into 2 4 into 2 तुम्हारा बैलेंस व्हीटस्टोन मैम ब्रिज ये बन रहा है। इसके साथ नहीं जाता पैरेलल में 8 और 4 वाला। नहीं, ये पैरेलल में कहाँ है? देखो 8 जो है वो तुम्हारा ए और एक्स के बीच में है, और 4 जो है वो ए और वाई के बीच में है। तो दोनों पैरेलल में नहीं हुए ना। दिख रहा है बेटा? मैम 3 ओम आ रहा है। हाँ, 3 ओम इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है 3 ओम। ठीक है, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगी तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल जाएगी ना भाई। कैसे निकलेगी? 4 और 4 8 हो जाएंगे, और 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो 4 into 8 upon 4 plus 8 ऐसे तो निकलेगा ना। यस मैम। हाँ, तो 8 4 सा कितना होता है? 32। 32 upon 12। सही किया है क्या? कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है? 6 साइड है। मैम ए ऊपर वाले दो वाली प्लस में होंगे ना। राइट राइट राइट, मैंने भाई बोला कि कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, वो बीच वाला हट गया, तो 4 और 2 और 4 और 2 6 और 6 बन गया। तो हाँ, तो फिर तो सी 3 ओम डायरेक्टली आ गया आंसर। 6 और 6 है तो उसका आधा कर ही दो। यस मैम। सही है, ये वाली चीज समझ में आई अपन को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे व्हीटस्टोन में बनते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चंस हम आगे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चंस में कुछ ट्राई करेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स तो निकाल ही रहे हैं, साथ साथ में थोड़ा सा और अलग टाइप के जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो भी इसके देख लेंगे। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तो सबको समझ में आ जाता है। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के भी हम 1-2 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चों को समझ ही नहीं आता कि कैसे सॉल्व करना है, और अगर वो आ जाता है तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो उसके भी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ताकि उसके भी आपको जो स्टेप्स है वो समझ में आ जाए।